हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं एक मुद्दे का जो अक्सर अभी न्यूज़ में आपका है और आज का न्यूज़पेपर जो दैनिक जागरण है उसमें ये आपका मुद्दा था घाटे का व्यापार। तो हम लोग यहाँ पे मेन इसकी जो थीम रहेगी इस पूरे वीडियो की, आप थीम ये दे सकते हैं कि प्राचीन भारत वर्तमान भारत से धनी था। ठीक, ये पूरी थीम आज की है, यानी कि आज इस पूरे वीडियो को कैसे था। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने से आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलेगा जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है और ज्योग्राफी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत किसने पहली बार की थी, भारत ने की थी या चीन ने की थी। तो यहाँ पे विद सोर्स आपका यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। और भारत और चीन का लगभग 500 सालों का जो व्यापारिक इतिहास है, ठीक, उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और दूसरा जो आपका है, जिसमें हमने आपको कल KVS का सॉल्व अवेलेबल कराया था, तो हमने ये बोला था कि इस पर जल्दी आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो शाम तक आपको यहाँ पे 100 प्रश्न KVS के अपलोडेड हो जाएंगे और वो आपका चैनल है वनडे जंक्शन। क्या है? वनडे जंक्शन। तो ये जो थीम है कि क्या प्राचीन भारत वर्तमान भारत से धनी था, या प्राचीन भारत की जो इकोनॉमी थी विश्व की कितना परसेंट वो आपका ऑब्जर्व करता था, और वर्तमान में भारत जो है, वर्तमान भारत विश्व का कितना प्रतिशत आर्थिक डाटा जो है ये, यानी कितना परसेंट क्षेत्र की बात हम लोग करें कि 100 में आपका कितना परसेंट रेशियो ये आपका ऑब्जर्व करता है, तो उसी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये चीन, देखिए ये आपका दैनिक जागरण पेपर की कटिंग है और यहाँ पे आपका हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में जो कोविड-19 की स्थिति आई, तो कोविड-19 में क्या हुआ था कि जो पूरा आपका व्यापार था वो आपका ठप पड़ गया था। तो अचानक व्यापार की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पे देखिए दिया है कि चीन के साथ जो भारत का व्यापार घाटा, ये भी ध्यान रखिएगा, $100 अरब का है। ठीक, 2022 में भारत और चीन का जो द्विपक्षीय कारोबार था ये 135.9 अरब डॉलर का था, यानी 135 या 136 आप कर सकते हैं। इसमें आयात और निर्यात के भी जो डिफरेंसेस थे वो कितना थे, $100 अरब के डिफरेंसेस थे। तो कोविड-19 का यहाँ पे कह रहा है कोविड काल के कारण जो है 2 साल की ठहरी अर्थव्यवस्था में अचानक जो है मांग बढ़ी। तो मांग क्या हुई, आयात बढ़ी। आयात जो है भारत चीन से सामान जो है ज़्यादा मात्रा में मंगाया, निर्यात जो है घटी। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपको के जेहन में आ रहा होगा कि भाई हम तो दिवाली और होली आता है तुरंत हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर के जज्बात जग जाते हैं, भैया जो चाइनीज़ है इसको भगाओ, इसके सामानों का बहिष्कार करो। लेकिन अचानक हम जो व्यापार घाटा इतना कैसे देख रहे हैं, या आयात अचानक 136 अरब डॉलर का, ये क्यों? क्या भारत जो है राजनीतिक स्तर पे या खुद भारत मना कर दे, भैया हम तुम्हारे सामान को अपने यहाँ नहीं बेचेंगे? तो इसके अंदर एक टेक्निकलिटी ये है कि आपका जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, WTO, ये आपका 1991 में जो भारत का आर्थिक उदारीकरण हुआ, ठीक, तो ये WTO पहले क्या था, GATT था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो GATT से GATT, ठीक, ये आपका GATT से WTO बना 1991 के आसपास से। ये आपका जब आर्थिक उदारीकरण आया, उदारीकरण की जो शुरुआत की थी, इस समय जो वित्त मंत्री थे ये मनमोहन सिंह थे, ठीक, और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे ये नरसिम्हा राव थे। और इसीलिए इस समय की बात हम लोग करें 1991 की, तो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था, देखिए भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था ये इतना था कि केवल 15 दिन तक ही चल सकता था। उसके बाद जैसे अभी श्रीलंका आपने देखा कि दिवालिया हो गया, इसी तरह से अपना इंडिया भी 1991 में दिवालिया हो जाता, ठीक, क्योंकि उस समय उदारीकरण की जो शुरुआत की गई, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जी से आपका ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, वैश्विक निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG
ये कॉन्सेप्ट लाया किसने? मनमोहन सिंह ने लाया था। ठीक, यदि ये ना आता तो भारत के पास केवल 15 दिन का ही विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व था और इसके बाद भारत क्या होता? दिवालिया हो जाता। और मनमोहन सिंह ने क्या किया कि ये आपका उदारीकरण लाया। उदारीकरण से क्या हुआ कि भारत में जो औद्योगिक नीतियाँ बनी थी, चाहे आप 1964 की बात करें, ठीक, तो जो इसमें आपका औद्योगिक नीतियाँ बनी थी तो कुछ विशेष क्षेत्रों को ही लाइसेंस दिए जाते थे कि भैया तुम प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे यदि बिहार की हम लोग बात करें या किसी अन्य क्षेत्रों की बात करें, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपको इंडस्ट्री स्थापित करनी हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर वहाँ के जो लोकल पुलिस है उससे भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये पूरा तामझाम पहले इंडस्ट्रियल जो रूल्स थे, ठीक, औद्योगिक नीतियाँ थी, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहे, मान लीजिए 1 करोड़ की इंडस्ट्री लगा रहा है तो बेचारा जो है पहले 1 करोड़ से अधिक तो उसको इधर उधर अपना पास कराने में, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, ये अनुमति, ये सब बनाने में लग जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था? इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं वो कर पाता था। लेकिन 91 की बात आई तो इस समय आपका औद्योगिक नीतियों में ढील दी गई। कुछ ही सेक्टर थे जिसको लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन यानी कि FDI को भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था उसको भी इसमें जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ और FDI भी काफ़ी आई भारत में। ठीक, तो ये हम लोग थोड़ा सा इससे इतर जा रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि क्या मजबूरियाँ थीं। अब जो WTO का मेंबर है वो ये नहीं मना कर सकता कि भैया तो हमारे यहाँ सामान ना बेचो, बल्कि ये अपील कर सकता है अपने लोगों से, भैया तुम जो है चाइनीज़ मंझा ना खरीदो, चाइनीज़ लाइट ना जलाओ। ठीक, तो लेकिन हालांकि चाइना की जो चीज़ें होती हैं ये सस्ती होती हैं, ख़राब भले हो जाती हैं, लेकिन ईजिली जो है ये अपेक्षाकृत यहाँ की मेड इन इंडिया से ये आपका सस्ती होती है। तो इसलिए जो गरीब तबके के लोग हैं वो क्या करते हैं कि भैया हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आप हमको कम में ही दे दो ताकि हमारा काम चलता रहे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि चीन का अपने यहाँ ये राजनीतिक स्तर पे हम लोग इसको, या कहें कि वैश्विक या एक देश के लेवल पे हम लोग इसको मना नहीं कर सकते चीन को, भैया तो हमारे यहाँ सामान ना बेचो। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे हम लोग जो है कोविड की स्थिति से निपट रहे थे तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे देखिए एक और चीन से आयात साल भर पहले के मुकाबले बढ़ा, वहीं निर्यात में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और चीन जिस तरह से भारत के हितों को चोट पहुंचाने के लिए हर मोर्चे पर हर संभव प्रयास करता ही रहता है। आप देखते हैं कि बॉर्डर पे हमेशा ये कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। तो इसलिए ये हम चाह कर भी उसके कारोबार को कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसमें देखिए लिखा है कि यह एक तरफा केवल चीन को ताकत देने के लिए ही है। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि व्यापार घाटा उस दौर में $100 अरब के पार पहुंचा जब आत्मनिर्भर भारत से लेके मेक इन इंडिया तक विभिन्न योजनाएं भी चालू थीं। तो यहाँ पे यही सवाल है कि आखिर इतना $100 अरब का जो व्यापारिक घाटा है, इतना बड़ा घाटा क्यों? तो इसको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों की बात यहाँ पे की गई है और नीतिगत पहलों की बात भी की गई है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आपका कि 1978 में चीन ने, इसको थोड़ा सा जूम कर दें तो चीन में जो आपका उदारीकरण आया था, देखिए 1978 में चीन ने आर्थिक उदारीकरण की राह पर कदम बढ़ा दिए थे। भारत ने 1991 में इस दिशा में कदम बढ़ाया। उदारीकरण के बाद जो है आर्थिक संकेत दोनों देशों के लगभग एक जैसी कहानी कहते हैं, लेकिन फैसले में 13 साल की देरी भारत पर भारी पड़ी। अब तक इसका अंतर भी हम लोग पाट नहीं सके हैं। तो यानी कि 1978 में भी चीन ने क्या किया, अपने यहाँ आर्थिक उदारीकरण किया और अपने यहाँ इंडिया ने क्या किया कि 91 यानी लगभग 13 साल का अंतर उधर आया। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी गया कि आपका 2022 में चीन से आयात जो हुआ था $118 अरब का और $17 अरब का निर्यात हुआ। सोच लीजिए, यानी चीन से हम लोग सामान जो है यदि यहाँ पे देखें तो ये लगभग 7 गुना अधिक आयात जो है चीन से हम लोग कर रहे हैं और निर्यात केवल 17 है। 118 आयात यानी वहाँ से मंगा रहे हैं।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसीलिए व्यापार घाटा इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि 500 सालों के इतिहास की, तो भारत और चीन के जो वैश्विक कारोबार की दो अहम धुरी रहे हैं। और आगे आपको देखने को मिलेगा कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वहीं पे आपका इसमें किस देश में ये किया गया था। तो 18वीं सदी तक आधे वैश्विक व्यापार पर दोनों का नियंत्रण था। ठीक, यानी कि 18वीं सदी तक भारत और चीन मिल के पूरे विश्व का 50% कंट्रोल अपने पास रखते थे वैश्विक व्यापार का। तो उपनिवेश बनाए जाने तक ये प्रभुत्व कायम था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब चीन में साम्यवाद की जड़ें गहरी हो गई। तो चीन क्या है, साम्यवादी देश है। धीरे धीरे दोनों देशों में अंतर बढ़ने लगा। चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर दुनिया का कारखाना बन गया, ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। भारत सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ा। और अभी आपका तीनों सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है भारत के आर्थिक क्षेत्रों में ये आपका सेवा क्षेत्र का है, 50% से अधिक है। ठीक है, अब फिर दोनों देशों के कारोबार में संतुलन की ज़रूरत महसूस हो रही है। पिछले 500 सालों में दोनों एशियाई देशों के आर्थिक विकास पर एक नज़र डालें तो 16वीं सदी की बात करें तो भारत इस समय जो है, यानी मुगल काल का जो भारत था, देखिए अरब व्यापारी भारतीय उत्पादों को लाल सागर से होते हुए यूरोप में बेचते थे और उस समय वैश्विक आय में भारतीय अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 24% थी। यानी कि जो विश्व की 100% जो वार्षिक आय की हम लोग बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अकेले यहाँ पे 25% है। इस मामले में चीन के बाद भारत का स्थान क्या था, दूसरे नंबर पे था। और चीन की बात करें तो यूरोप के साथ चीन का क्या था, सीधा समुद्री कारोबार पुर्तगालियों के साथ शुरू हुआ और इसके बाद अन्य यूरोपीय देश भी इस दिशा में क्या किए, आगे बढ़े। और भारत और चीन के बीच ज़मीनी रास्तों से भी कारोबार ये होता रहता है, जो सिल्क रूट आप कह सकते हैं। 17वीं शताब्दी आती है तो 17वीं सदी में भारत जो है, इस सदी के अंत तक भारत ने मुगलों की सालाना आय जो है ये आपका 17.5 करोड़ पाउंड थी और ये ब्रिटिश के बजट से भी अधिक थी, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी भारत जो आपका प्राचीन भारत है वर्तमान भारत से महान है। क्यों, ये आप देख सकते हैं कि उस समय जो मुगल काल में जो भारत की आय थी वो ब्रिटिश जो पूरे ब्रिटेन का पूरा बजट है उससे भी ज़्यादा थी। शाहजहाँ के शासनकाल में निर्यात अधिक होता था। और यही नहीं, ये देखिए आपका खंभात की खाड़ी से इतना अधिक व्यापार होता था कि यहाँ हर साल जो है 3000 समुद्री जहाज आया करते थे। अब सोचिए कि 17वीं सदी में 3000 जहाज, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस समय जो है, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बावजूद भी भारत अपनी स्थिति को पहले जैसी अच्छी नहीं बना पा रहा है। या वैश्विक आर्थिक आय की बात करें तो वैश्विक कारोबार में 1/4 चीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका आधिपत्य रहा वैश्विक कारोबार में 1/4 पे। और अंग्रेज़ों ने 1637 में कैंटोन जो बंदरगाह है यहाँ पे आपका व्यापारिक चौकी स्थापित की और 1680 में समुद्री व्यापार में छूट देने के बाद इसमें लगातार विकास होता गया। उस समय तक ताइवान में जो है क्विंग साम्राज्य के अधीन ये था, यानी क्विंग साम्राज्य का राज चल रहा था। कब, 17वीं में। 18वीं की बात कर लें, 18वीं में भारत की बात करें तो उस समय औरंगजेब का शासनकाल था और औरंगजेब के समय जो वैश्विक आय थी भारत का ये 24.4% हिस्सा थी। यानी कि पूरे वर्ल्ड में भारत का जो योगदान था ये लगभग 25% 18वीं में भी था। मुगल ताकत के कमज़ोर पड़ते ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC, इसने क्या किया कि दुनिया से भारत के कारोबारी संबंधों को तहस नहस कर दिया। यानी कि इस पर इन्होंने कहा कि भैया तुम यहाँ पे जो प्रोडक्शन करते हो इसको बंद करो, अब अपना राज चलेगा। चीन 1760 के आते आते वैश्विक कारोबार में इसकी हिस्सेदारी भी घटने लगी और विदेशी व्यापारियों पर सख्त नियम कानून इसने लाद दिए। उसके बाद क्या होता है कि 1776 में आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकियों ने चीन से व्यापार शुरू कर दिया और ब्रिटेन के लिए बड़ा झटका लगा। उसके बाद क्या होता है कि चीन का ब्रिटेन से कई बार युद्ध भी होता है। 19वीं सदी में आके जो है भारत का जो वैश्विक आय था इसमें जो भारत की हिस्सेदारी थी ये अब 16% हो गई। यानी पहले जो 25 थी 24.4 समथिंग, ये अब 16 हो गई। सोच लीजिए लगभग 8.5% अचानक घट गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपने चंगुल में ले लिया और कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ अफीम व्यापार शुरू कर रही थी। 1870 के आसपास जो वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी थी ये 70 में आपका आ गई
12.2%, 16 से 12.2, 21वीं सदी में, ठीक है, 19वीं में ही। और चीन में क्या होता है, चीन में जो किंग शासक थे ये विदेशी व्यापारियों के लिए सभी अपने जो बंदरगाह थे उसको बंद कर दिए, भैया हम नहीं खोलेंगे, तुम वहीं रहो समुद्र में ही। भारत के साथ अफीम व्यापार कारोबार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, किंग साम्राज्य ने लगाया। ब्रिटेन और चीन दोनों में जंग हुई और 2 बार जंग हुई, जिसमें चीन बेचारा हार गया और इसको मजबूरन जो है अफीम कारोबार की स्वीकृति देनी पड़ी। और अपने अति जो विकसित क्षेत्र थे वो भी आपका इन पश्चिमी व्यापारी यानी कि जो यूरोपी थे इनके लिए इसे खोलना पड़ा। और 1843 के बाद जो है 8 साल के भीतर ही चाय का निर्यात कितना हो गया, 5 गुना बढ़ गया। और आते हैं अब 20वीं सदी में, यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत वैश्विक आय में जो अपनी हिस्सेदारी थी वो और कम होती जा रही थी। 1913 की बात करें तो इस समय भारत की जो हिस्सेदारी केवल 7.6% मात्र रह गई। 1952 में ये और भी घट गई और ये हो गई 3.8%। और उसके बाद आता है उदारीकरण 91 का। उदारीकरण की शुरुआत ने इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखा और अब पुनः भारत की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 7% के आसपास पहुंच रही है विश्व की, ठीक। अब सोच लीजिए कि मुग़ल काल में जब आपका 25% था वैश्विक हिस्सेदारी, अब वो आपका वैश्विक 7% है वर्तमान भारत की। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारत था वो वर्तमान भारत से अधिक धनी और विकसित भी था, ठीक। चीन की बात करें, ये देखिए आंकड़ों के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। चीन से इतर भारत से इतर चीन ने लगातार वैश्विक कारोबार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने पर ध्यान दिया और साम्यवादी शासन में चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर दुनिया का कारखाना बनकर सामने आया। और 1980 में शेंझेन में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया और इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था। और ये देखिए आपका पीजीटी में भी पूछा गया, जीआईसी में भी प्रश्न पूछा गया, ये वाला, ठीक। तो क्या लगाएंगे आप कि पहला जो दुनिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था कहाँ पे स्थापित किया गया, चीन में। और चीन का जो शेंझेन प्रांत है यहाँ पे, कब, 1980 में, ठीक। 1986 में ओपन डोर पॉलिसी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और आज चीन की हिस्सेदारी 18% से ज़्यादा है। तो सोचिए भारत 7% हिस्सेदारी में है, चीन यही 18% है वैश्विक हिस्सेदारी। तो आप यहाँ से समझ पाए होंगे कि एक इस प्रश्न को बताने के लिए हमने काफ़ी चीज़ों को इसमें मेंशन किया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें आपसे बात हुई कि जो आपका भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई, हमने बात किया यहाँ पे WTO की, हमने बात किया यहाँ पे आपका LPG की, ठीक है। और LPG को शुरुआत करने का श्रेय किसको मिलता है, मनमोहन सिंह को, ठीक। इस समय जो आपके PM थे वो नरसिंहा राव थे। और सोचिए कि उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी 91 की कि भारत जो है दिवालिया होने के कगार पे था। यानी कि जैसे अभी आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि वहाँ पे पैसे नहीं हैं और जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि लोग बता रहे हैं कि 180 रुपये केजी वहाँ पे आटा का दाम है। तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल लोग हैं वो खाने बगैर मर जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। WTO की हमने बात कही कि ये भी बताया कि आपको GATT पहले था, ठीक। उसके बाद GATT जो आपका बन गया WTO 91 में, ठीक है। LPG आया 91 में। तो ये टोटल हमने बात की। इसके अलावा जो भारत और चीन के 500 सालों का इतिहास रहा है, आर्थिक इतिहास, उसकी हम लोग बात की। और लास्ट में आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी भी बात हम लोगों ने किया। तो आज का सेशन यहीं तक। और इसी तरह से जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जहाँ से लगेगा कि आपकी परीक्षाओं के लिए, आप लोगों के लिए जानने के लिए अति महत्वपूर्ण है ये, उसको मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा, ठीक है। और आप लोग भी जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ा करिए उसमें कोशिश किया करिए कि संपादकीय को देखने के लिए जनसत्ता वगैरह आप लोग लेते हो तो उसको और ज़्यादा प्रॉपर देखिए, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि आप वर्तमान समय में चल क्या रहा है उससे भी अपडेट रहेंगे। और कुछ प्रश्न आजकल जो परीक्षाओं का ट्रेंड है वो आपका 2-4 प्रश्न 5 प्रश्न आपको जो करंट इशूज़ होते हैं, ठीक। जैसे ज्योग्राफी की बात करेंगे तो करंट इशूज़ से रिलेट करके उसको दे देंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि
यूजीसी नेट की भी बात करें, आप हायर की बात करें, तो हर जगह करंट इशूज़ पूछे जाते हैं। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ज्योग्राफी में भी आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट भी आता है, ठीक। तो इन्वायरमेंट में करंट तो रहता ही है, जैसे वेटलैंड, और आपका जो अलग अलग दिवस होते हैं, पर्यावरण सम्मेलन हो गया, या आपका कोई ओजोन पे सम्मेलन हो गया, तो ये सारे सम्मेलन जो होते हैं इसको भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ज्योग्राफी में भी आपका करंट इशूज आते हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पे कौन भूकंप आया, सारी चीज़ें। तो इसलिए आप इन चीज़ों से अपडेट रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपको पूरा 1 साल का 2022 का जो है, जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट है उसको उपलब्ध कराने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।